हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि कल हमने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था, इंडिया और चाइना के बीच में जो करीबन 4 साल से बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था वो सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली जो पेट्रोलिंग पॉइंट को लेकर इशू चल रहा था, जिसके लिए गालवान क्लैश हुआ था, वो सॉर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये चीज़ क्लियरली मेंशन करी गई है कि 2020 पहले का जो स्टेटस को था वो मेंटेन किया जाएगा, और ये अग्रीमेंट दोनों साइड से हुआ है। तो यहाँ पर जो टाइमिंग है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि कजान में ब्रिक्स समिट हो रही है, जिसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर निकल भी चुके हैं, और यहाँ पर ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलेंगे इस समिट की साइडलाइन में। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें काफ़ी लंबा समय लगा, पर अल्टीमेटली हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या अब इंडिया को चाइना पर ट्रस्ट करना चाहिए? डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। और गालवान क्लैश के बाद ये चीज़ दोबारा से इस्टेब्लिश कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब चाइना ने इंडिया का ट्रस्ट तोड़ा था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया की और चाइना की जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट चल रही है उसमें कोई कमी आएगी, पर चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश यहाँ पर करी जा रही है, क्योंकि चाइना से जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया के लिए ज़रूरी है, और उसको यहाँ पर इम्प्रूव करने की कोशिश करी जा रही है। तो इस बार ब्रिक्स की जो समिट होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ब्रिक्स डायरेक्ट कॉम्पिटिटर G7 का निकलकर सामने आ रहा है, और यहाँ पर मेंबर्स जुड़ते चले जा रहे हैं, और कई ऐसे मेंबर जुड़ रहे हैं जो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो कंबाइंड GDP है ब्रिक्स कंट्रीज़ की, ये $60 ट्रिलियन को क्रॉस करती है, जो कि G7 कंट्रीज से भी ज़्यादा है। और करीबन 37.4% ग्लोबल GDP का ब्रिक्स कंट्रीज़ के पास है, वहीं पर G7 के पास 29.3% है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा होगा कि इकोनॉमी और डिफेंस का क्या रिलेशन है। तो ये चीज़ हम बता दें कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी तो रशिया पर डायरेक्ट सैंक्शन अमेरिका ने लगाए थे, और जितनी भी G7 कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये चीज़ फॉलो करी थी, जिसका नुकसान रशिया को होता, लेकिन वो नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके पास चाइना और इंडिया जैसे इकोनॉमिकल जाइंट्स हैं जो उनके साथ अभी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुपिंग है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वेस्ट की साइड से इसको खतरा देखा जाता है, जबकि कई बार ये चीज़ कही गई है कि ये एंटी वेस्ट नहीं है। और एक रीज़न ये भी है कि वेस्ट इंडिया की साइड पर इतना लीन इसलिए है क्योंकि वो नहीं चाहते कि इंडिया इस चीज़ का पार्ट बने और एक बड़ा इकोनॉमिकल सपोर्ट इस ग्रुप को प्रोवाइड कराए। वेस्ट को जो मेन खतरा दिखता है ये चाइना, इंडिया और रशिया के साथ आने का दिखता है, क्योंकि रशिया को तो वेस्ट हमेशा से एनिमी मानता ही है। वहीं पर चाइना की बात करें तो वो उन्हें फ्यूचर का एनिमी देखता है। इंडिया उन्हें थोड़ा न्यूट्रल नजर आता है, जिनको वो अपनी साइड पर रख सकते हैं। और इंडिया के जो रिलेशन चाइना से खराब हुए थे उसे वेस्ट द्वारा एक अपॉर्चुनिटी देखा गया था, और इस पीरियड में इंडिया वेस्ट की साइड पर ज़्यादा झुकता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर चाइना और इंडिया के जो रिलेशन थोड़े सुधरते नजर आ रहे हैं, इसकी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर बात करें तो कनाडा और US के साथ चीज़ें थोड़ी ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। कनाडा के साथ खासकर है, US के साथ जो है वो नॉर्मल रिफ्ट है जो कि सबकी चलती रहती हैं, और मोस्ट लाइकली वो इंडिया और US के रिलेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, पर पूरी तरीके से इन पे भरोसा कर पाना मुश्किल है। और एकदम से रशिया को छोड़कर वेस्टर्न ब्लॉक पे जाना बहुत बड़ी गलती होगी, और इंडिया द्वारा ये गलती नहीं करी जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। यही कारण है कि वेस्टर्न आर्म ट्विस्टिंग का इंडिया पर ज़्यादा असर नहीं होता है। तो जो खालिस्तान का मुद्दा है उसको लेकर थोड़ी आर्म ट्विस्टिंग इंडिया की करने की कोशिश करी जा रही थी, पर यहाँ पर चाइना के साथ रिलेशन को सुधारते हुए इंडिया ने चीज़ों को रिवर्स करने की कोशिश करी है, और ये चीज़ डेफिनेटली US को पसंद नहीं आएगी। तो अब यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो ये है कि क्या इंडिया और US के बीच में जो डिफेंस टाइज मजबूत हो रहे हैं क्या वो वीक हो जाएंगे, जो कि मोस्टली चाइना के अगेंस्ट थे। तो ऐसा नहीं होगा। इंडिया को चाइना का लॉन्ग टर्म गेम पता है, और इंडिया अपनी सिक्योरिटी को लेकर चाइना पर कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, भले ही रिलेशन कितने अच्छे हो जाएं, और ये चीज़ US को पता है। तो जो इंडिया और US के डिफेंस टाइज हैं वो मोस्ट लाइकली अफेक्ट नहीं होंगे, और इसी समय हमें ये भी कोशिश करनी है कि इंडिया और रशिया के बीच में जो डिफेंस टाइज हैं वो एकदम ज़ीरो ना हो जाए। रशिया को अच्छा खासा वॉर एक्सपीरियंस मिला है, और बहुत ज़रूरी है कि वो ये एक्सपीरियंस इंडिया के साथ शेयर करें, उनकी इनोवेशन इंडिया के साथ शेयर करी जाए, जिसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में इंडिया को मिले। तो ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि रशियन वेपन्स बिल्कुल बेकार हैं, यूक्रेन के अगेंस्ट में काम नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं। यूक्रेन को रेगुलर वेस्टर्न वेपन्स की सप्लाई के बावजूद परेशानी हुई है रशिया को होल्ड करने में। डेफिनेटली रशिया के लॉसेस भी हुए हैं, पर उन्होंने इससे काफ़ी कुछ सीखा है और चीज़ों को इनोवेट किया है। तो ये जो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट की लर्निंग है
इसका पास ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो बैलेंस इंडिया बनाकर चल रहा है, किसी पर ट्रस्ट ना करने का और सबके साथ कोऑपरेशन करने का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए। और इंडिया यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनेगा कि डिप्लोमेसी एक्चुअल में कैसी होनी चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।